हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और इसमें कुछ और भी प्रश्न सेलेक्ट ऐड किए गए हैं जहां से आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए, क्योंकि आने वाले डीएलएड एग्जाम में इस चैनल से आपको बहुत सारी लाभ मिलने वाली है। दोस्तों, लाभ को पाने के लिए आप इस चैनल को जुड़ जाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें। तो चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। दोस्तों, उससे पहले यदि आपको ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। उसे जुड़ के आप इस पीडीएफ को फ्री में पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आपको यह प्रश्न बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमें कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आप इसे ले सकते हैं। चलते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न में। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणों का जीवन काल जो होता है दोस्तों, वह 120 दिनों का होता है। आपके ऑप्शन में दोस्तों 100 दिन भी रह सकता है। 100 से 120 दिन का यह जीवन काल होता है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों का होता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? श्वेत ब्लड सेल्स अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वेत रक्त कणों की कमी के कारण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, श्वेत रक्त कणों की कमी से हमारे शरीर में ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों, यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए कि श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो रोगों से हमारी रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। श्वेत रक्त कण ही रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न क्या था कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया। इसकी कमी से दोस्तों, प्रश्न था श्वेत रक्त कणों को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइटस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया। और इसका कार्य क्या है? तो रोगों से हमारी रक्षा करना। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों एरिथोसाइटस इसका सही उत्तर हो जाएगा, एरिथोसाइटस। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आपको याद होगा कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो एरिथोसाइटस कहते हैं। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है,
शरीर का ताप नियंत्रित होता है। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित रहता है या नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर की तापक्रम का नियंत्रण जो करता है हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही होता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य की सौरदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ओ रक्त समूह जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर से तात्पर्य है दोस्तों, यदि यदि किसी भी रक्त समूह में, रक्त समूह कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, एक ए रक्त समूह, एक बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और एक होता है ओ रक्त समूह। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के रक्त समूह आपके होते हैं, ए बी और ओ। तो बात है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ रक्त समूह जो है दोस्तों आपका यूनिवर्सल डोनर है। आप इसे याद रखेंगे। ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जिसके शरीर में ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह है, वह किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, चाहे वो ए को देने की बारी हो, बी को देने की बारी हो, ए बी को हो या फिर ओ को ही हो, वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। इससे जो ग्रहण करेगा, जो व्यक्ति ओ रक्त समूह वाले रक्त समूह को ग्रहण करेगा उसे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगी। अर्थात यदि आपस में वे अपने रक्तों को साझा करें तो इससे साझा करने वाले व्यक्ति को जो अपना शरीर में ग्रहण करता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आप ए को बी में कनेक्ट कर देंगे और बी को ए में साझा कर लेंगे तो इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है, आप ये भी जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य की स्वरोग्राही रक्त समूह क्या है? मनुष्य की स्वरोग्राही रक्त समूह क्या है? तो दोस्तों आपने पहले नंबर प्रश्न में क्या देखा कि यूनिवर्सल डोनर अर्थात स्वरदाता, और प्रश्न संख्या दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य की स्वरोग्राही अर्थात लेने वाला। इसमें कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह किसी से भी रक्त ले सकता है। ए बी रक्त समूह किसी से भी रक्त ले सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि यह यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर अर्थात स्वर्गदाता कौन है तो उसका आंसर हो जाएगा ओ रक्त समूह। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है अर्थात लेने वाला कौन है, ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है और वो किसी को भी रक्त दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेने वाले व्यक्ति को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिस्मो सिस्मोमैग्नोमीटर। सिस्मोमैग्नोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, उसको सिस्मोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी आपके डीएलएड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पलिहा, स्प्लीन। पलिहा अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है भोजन का पाचन आरंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ भी भोजन प्रारंभ करते हैं तो उसका कार्य हम लोग का मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि बात करें इसका अंत कहाँ होता है, भोजन का पाचन कहाँ पर जाके संपन्न होती है, तो छोटी आंत उसका सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। पचे हुए भोजन का संपन्न जो होता है, अवशोषण जो होता है, हमारी छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है पित्त अर्थात बाइल। पित्त अर्थात बाइल स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत से। पित्त अर्थात बाइल जो होता है यकृत से स्रावित होती है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें पुनरुद्ध भवन अर्थात पुनः ठीक हो जाने की क्रिया सबसे अधिक होती है। पुनः ठीक हो जाने की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका यकृत। अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक यकृत में ही होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने 3 प्रश्नों का उत्तर देखा। पित्त स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका भी आंसर यकृत होगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यकृत में। विटामिन ए आपके यकृत में संचित होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा गाजर। गाजर में आपका सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। यदि बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से अपने माइंड में याद करेंगे। अगर याद नहीं होता है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी तक यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर। जैसे कि हमने आपको आगे भी इस प्रश्न का जवाब बता दिया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत होती है। ठीक है दोस्तों, इस सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन अर्थात पुनः ठीक हो जाने की क्षमता भी यकृत को ही होती है। और विटामिन ए का संचयन भी यकृत में ही होता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड अर्थात मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों, मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा जाए, आपको सबसे छोटी छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों रिब्स की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो 12 जोड़ी दोस्तों अर्थात 24। मनुष्य में रिब्स की संख्या जो होती है 24 होती है। इसको 12 जोड़ी से जानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। शरीर में हड्डियों अर्थात बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शरीर में बोन्स की संख्या अलग अलग होती है। यदि आपको नवजात शिशु का पूछा जाए तो उसका हो जाएगा आपका 300। एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। ठीक उसी उसी के आगे एक बालक में कितने हड्डी होते हैं? तो एक बालक में 270 हड्डियां होती है। और जब वही बालक एक वयस्क बन जाता है, एक वयस्क आदमी बन जाता है तो उसमें 206 हड्डियां तो उसमें दोस्तों 206 हड्डियां हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस प्रकार 3 प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न में देखा। सबसे पहले नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। बालक में जब वो 18 साल के पहले अर्थात 12 साल के बाद हो जाता है तो उसमें 270 हड्डियां होती है लगभग। और जब वो वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगला नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके कंपैरेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। यदि आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो इसको आप नोट करके रख लेंगे ताकि एग्जाम में आपका समय बचे और रिविजन करके आप जाए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 639 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में 639 मांसपेशियाएं होती है, मसल्स होती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे नहीं जुड़ा है डीएलएड के लिए दोस्तों आप इससे अवश्य जुड़ जाए ताकि हाँ आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, डीएलएड के लिए बेहतरीन तैयारी किया कर सके। ठीक है दोस्तों, आप इससे जुड़ के इससे अच्छे से जुड़ जाइए और बने रहिए। आपको डीएलएड में अगर सरकारी कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आप इसमें बने रहिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप इससे वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।